नमस्कार दोस्तों। जैसा अभी अपन 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 3 सेट पेपर, चौथा तीसरा वाला है, सॉरी 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा है। और इसमें आज बाल विकास के क्वेश्चन हैं कुछ, और इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सभी जो भी हमारे प्यारे मित्र साथी हैं सभी जुड़ जाएं और इस अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, है ना, जिससे आपको भी पता चल सके कि आपके स्कोर क्या चल रहा है और हमें भी पता चल सके आप लोगों की मेहनत कैसी चल रही है। ठीक है ना जी। पहला है मानव विकास। मानव विकास की बाह्यावस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। जी आंसर दीजिए। मानव विकास की सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था जैसा ही नाम से स्पष्ट हो, सुनहरी अवस्था कैसे कहेंगे जी। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, चारों का ऑप्शन है आपके पास जी। शैशवावस्था, देखिए शैशवावस्था तो बहुत छोटी अवस्था होती है, इसमें तो बच्चा स्वयं दूसरे पर डिपेंड होता है, कुछ कर ही नहीं सकता अपने आप, है ना। इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था तो स्टैनली हॉल ने कहा जैसा कि बड़े तूफान, तनाव, दबाव की अवस्था होती है, इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गई। अब देखिए प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था तो बहुत बाद की अवस्था है, इसलिए अब बची अपने पास बाल अवस्था, तो इसका सही आंसर होगा बाल अवस्था, है ना। बाल अवस्था क्या होता है कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास जो भी होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और संवेगात्मक विकास का संबंध मन के विकास से, मस्तिष्क के विकास से होता है। इस अवस्था में बालक किसी भी विषय वस्तु को समझने की पूरी पूरी कोशिश करने लगता है। आपने देखा होगा 4 से 5 साल, 5 से 6 साल के बीच में, यानी मोटे तौर पर मान सकते हैं कि 6 साल तक का जो समय होता है उसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, और स्कूल जाने के बाद वह सीखना प्रारंभ कर देता है, बहुत से लोगों से मेल जोल करके, और अपना इस प्रकार सामाजिकरण का विकास भी करने लगता है। था ये अवस्था सीखने की अवस्था सुनहरी अवस्था है, इसमें बहुत जल्दी विकास भी करता है बच्चा। अगला क्वेश्चन है विकास किस तरह की अवस्था है। ये क्वेश्चन आपका, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, विकास विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है ना। अब आपके ऑप्शन बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। जी बुद्धि का विकास अधिकतम अवस्था बुद्धि, देखिए बाल्यावस्था जैसा अभी बताया आपने, बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों। शैशवावस्था में तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसकी आयु भी बहुत छोटी होती है। इसके बाद बच्चा शैशवावस्था में जो भी सोचता है अपनी इंद्रियों के द्वारा ही, अपने जो भी काम करता है, सोचता है, जो भी पकड़ने का प्रयास करता है, आपने देखा हाथ पैर चलाना, ये सब बाल्यावस्था शैशवावस्था में होता है। इसके बाद बाल्यावस्था में वो सीखना प्रारंभ करता है थोड़ा बहुत, जो भी स्कूल जाना वगैरह वगैरह। इसके बाद प्रौढ़ावस्था तो बहुत बाद की अवस्था होती है। किशोर अवस्था में ये आपका आंसर सही हो जाएगा। किशोर अवस्था में ही बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह क्या हो चुका होता है, विकसित हो चुका होता है जी। विकसित होने के बाद अब इसके बाद क्या होता है, किशोर अवस्था में अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से इसी अवस्था में वो क्या होता है, अग्रसर होता है, बढ़ता है, अपने भविष्य की चिंता भी इसी अवस्था में वो करने लगता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो किशोर अवस्था है वो आपकी विकास की क्या है, अधिकतम विकास की अवस्था होती है, ये किशोर अवस्था। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, ये बाल, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बाल मनोविज्ञान, विकास संशोधन, निरंतरता का सिद्धांत या शारीरिक सिद्धांत। जी तीसरे का आंसर जी सोचिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जी। आंसर आ गया होगा बाल विकास जी। इसका आंसर है डी, शारीरिक कारक। क्यों, आपको बता दे रहा हूँ। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं शारीरिक कारक। क्या होते हैं? क्योंकि शारीरिक आकार और स्वरूप, स्वास्थ्य स्तर, पोषण आदि को शामिल किया जाता है इसमें, और शारीरिक विकास से ही, जब शरीर का विकास होगा तो संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, और जब संज्ञानात्मक विकास शरीर अच्छा होता है तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, और संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो वह अच्छे से सीख सकता है कोई भी चीज़, इसलिए शारीरिक कारक बाल विकास को प्रभावित
करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके चौथा क्वेश्चन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात, वंशानुक्रम व्यक्ति की क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जी बताइए। बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है, बी एन झा। वंशानुगत, बी एन झा ने क्या कहा था? बी एन झा ने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, अतः इसका आंसर बी एन झा बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना स्कोर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करते रहना, कितना क्या स्कोर आप लोगों का हुआ है, इससे आप लोगों की प्रगति का भी पता चल जाए कि आप लोग कितना अभी तैयारी कर रहे हो। सीटेट का चूँकि अभी पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम, अभी आगे जो भी डेट आएगी आपको बता दी जाएगी। सीटेट का, हाँ जी सीटेट का बिल्कुल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है अभी एग्ज़ाम। अच्छी से तैयारी करिए और अच्छे से नंबर लाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं? प्रारंभिक बाल अवस्था, जन्मकाल, शैशव, किशोरावस्था सॉरी, और ये प्रौढ़ावस्था। जी बताइए। जी समाजीकरण, प्रारंभिक बाल अवस्था या जन्मकाल या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, चार ऑप्शन है। देखिए प्रौढ़ावस्था जैसा कि पहले बताया बहुत बाद की अवस्था होती है। किशोरावस्था, किशोरावस्था में भी क्या होता है, उसका विकास हो चुका होता है। जन्मकाल, जन्म से तो कोई भी सामाजिक होता नहीं है। जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था जो है, इसलिए तीन क्वेश्चन जो ऑप्शन थे वो पहले ही से रॉन्ग हो गए हैं, आपके हट जाएंगे। ये प्रारंभिक बाल अवस्था इसका सही आंसर होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था में मैंने जैसे ही बताया कि आप लोगों ने देखा होगा, प्रारंभिक बाल अवस्था में परिवार में और अपने विद्यालय में बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। एक दूसरे से मेल जोल, अपने मित्रों के साथ खेलना, ग्रुप में रहना, इस प्रकार से काम भी वो प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल अवस्था। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। जी मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका, जी आंसर दीजिए। जी यह सिद्धांत दिया था, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? आपको आ रहा होगा तो बताइए। जी ए ना, एरिक्सन का नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ए है मीड का सिद्धांत। मीड ने दिया था मैं और मुझे का सिद्धांत। उन्होंने कहा था सिद्धांत के अनुसार, मीड के सिद्धांत के अनुसार ये कहा था इन लोगों ने, इसमें मीड महोदय ने कहा था, इस सिद्धांत के अनुसार मीड ने साबित किया कि बाल अवस्था में कोई बालक मैं और मुझे से अभिप्रेरित होता है, अर्थात वह अपनी स्वयं के अंदर, अर्थात स्वयं के हित चाहता है किसी भी प्रकार से। जैसे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कोई भी चीज़ है, जैसे उसके माता पिता किसी अन्य बच्चे को प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, तो वो बच्चा उस जो दूसरे बच्चे को दुलार करते हैं ना, तो उसको गोदी से हटा देता है, खुद बैठने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं और मुझे की भावना रहती है। ये मीर महोदय ने सिद्धांत दिया था। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ें तो। हाँ जी निम्न है, निम्न क्वेश्चन सातवां, ध्यान से देखिए, अब दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है ना जी। ये है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, इस अवस्था में समाजीकरण बिल्कुल नहीं होता है। उत्तर बाल अवस्था नहीं, किशोर अवस्था बाद की अवस्था है। सबसे पहले प्रारंभ, देखिए जैसे कारक पूछा है, कारक, अवस्था नहीं, कारक देख लीजिए, ये सब अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं हैं, बल्कि ये कारक है, ठीक है ना। तो इसका तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, परिवार है ना, परिवार समाजीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। बुद्धि, अगला क्वेश्चन बुद्धि से, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। बुद्धि क्वेश्चन है, बुद्धि, एक मिनट फिक्स कर दूँ मैं इसे जी। अब शायद आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा और ऑप्शन भी। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दक्षता देती है या क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये तो कथन वाला है, बताइए। जी जिनका रायवर्ण है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रायवर्ण के अनुसार बुद्धि वो शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का क्या करने के समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है ना। ये आपका आंसर, यहाँ से आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, 9वां क्वेश्चन है ये, भाषा माध्यम है।
भाषा माध्यम है। किस चीज़ का माध्यम है भाई? भावों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का, भाव और विचार दोनों को अभिव्यक्त करने का उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल पक्का है, इससे तो बनता है बिल्कुल 1 नंबर। यदि आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला इससे। जी, भाषा एक माध्यम है, बिल्कुल भावों को अभिव्यक्त करने का और विचारों को अभिव्यक्त करने का। जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, इनका आंसर सी आंसर। भाव और विचार दोनों को अभिव्यक्त करने का ये माध्यम होता है, बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक बिल्कुल, जैसे ही हम लोग कोई नया वीडियो डालेंगे तो आप तक पहली सूचना पहुंच जाएगी इसकी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आप जैसे ही हमारे अन्य भैया बहन जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको भी इसका लाभ मिल सके, है ना। जी, वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो अपने भारत में वैसे ही रही है। जी जी जी। शेयर करते रहें। जी, अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान अथवा तैयारी करने की योग्यता। अगला है बुद्धि का समायोजन। तीसरा बुद्धि लब्धि से परिभाषित करना, बुद्धि लब्धि से परिभाषित करना, या उपरोक्त में सभी। जी, आंसर जी जी, आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, हाँ, जिनका ये नंबर है बिल्कुल सही है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी अथवा समाधानों का अथवा तैयार करने की योग्यता ये वाली होती है। जी हाँ जी, डिस्क्रिप्शन जी बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिए तो। जी आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सारी चीज़ समझ में आएंगी आपको। एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को सृजनात्मकता कहा जाता है। अच्छा देखिए, अब चिंतन कितने प्रकार का होता है आपने पढ़ा होगा। तो चिंतन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपसारी और एक होता है अपसारी। एक अपसारी और दूसरा क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी, एक अपसारी एक अभिसारी। अपसारी में क्या होता है? देखिए, अपसारी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए केंद्र है, ठीक है ना। अब केंद्र से अपन बाहर की तरफ सोचना प्रारंभ करते हैं, मतलब हम हर दिशा में सोचना प्रारंभ करेंगे, हर प्रकार से एंगल से। यही कोई काम है तो ये किस प्रकार से होगा, उसके अलग अलग तरीकों के बारे में सोचेंगे, तो हो गया अपसारी। बल्कि अभिसारी में क्या होता है? अभिसारी में हम क्या करते हैं, केंद्र से बाहर से केंद्र की तरफ, अर्थात एक ही बिंदु पर फोकस करते हैं, वो होता है अभिसारी चिंतन, ठीक है ना। ये होता है अलग। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन, लिंग बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, यह कथन से अब क्या है? पूर्णतः सहमत, पूर्णतः असहमत, आंशिक रूप से सहमत, या कुछ नहीं? बताइए। बहुत आंसर इतना इजी है कि सोचते ही क्या है, तो देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। जी, इसका बी नंबर को सही होगा, पूर्णतः असहमत। क्योंकि बुद्धि लिंग पर निर्धारित नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, क्या ऐसा तो है नहीं कि लड़कियां बुद्धि में ज़्यादा तेज हों या लड़की बुद्धि में ज़्यादा तेज हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पूर्वाग्रह होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से हम पूरी तरह असहमत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई रीज़न है इसका, इसलिए ये पूरी तरह असहमत वाला सही ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जी अगला क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? स्क्रीन में क्वेश्चन समझ में सही से आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है? जी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी अगला है, एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के बारे संदर्भ में यह कथन किसका है? बताइए। बहुत ही जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी। जिन्होंने महात्मा गांधी आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बहुत। इसी प्रकार से देखते ही आंसर आना चाहिए इसके, तो बहुत ईजी आंसर है जी। अच्छी मेहनत है आपकी, जिन्होंने भी ये आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है भाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। योगात्मक मूल्यांकन ही ऐसा मूल्यांकन है
जो कि अध्याय के बीच बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। IMP बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। बिल्कुल इसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सुनिए ज़रा ध्यान से सुनिए। मूल्यांकन का माध्यम होता क्या? मूल्यांकन का माध्यम, मूल्यांकन यह वह माध्यम होता है जिसके आधार हम क्या करते हैं, योग्यता और क्षमता का व्यापक अध्ययन किया जाता है इसमें ना, समझ रहे हो ना, अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन अध्ययन के बीच बीच में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है ना। जो अभी आंसर आपका जो बताया मैंने, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत योग्यता और दक्षता क्षमता का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन है, ठीक है ना। तो ये बीच बीच में होता है, कौन सा, योगात्मक मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, जब परीक्षार्थी की संख्या सबसे ज़्यादा हो तो मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग करेंगे? ये तो आप लोगों को इतना आसान क्वेश्चन है कि आ गया होगा, बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आया हो। जी बिल्कुल, जब आपके सामने हज़ारों की संख्या में, अरे हज़ार छोड़ो, अगर 100 बच्चे भी हैं, 100 बच्चों को अगर आपको बहुत ही इजी टेस्ट लेना है जिसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता सब बनी रहे, तो अपन क्या करेंगे? सॉरी मैं आंसर ही भूल गया, वस्तुनिष्ठता इसका सही आंसर होगा। आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं मूल्यांकन के लिए जब परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा हो, सर्वाधिक हो, तब की बात कर रहे हैं, है ना। एक दो बच्चे हों तो आप आराम से टेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा की संख्या में होती हैं तो वस्तुनिष्ठ होता। आपने देखा होगा, आप ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो ना, तो आपको भी ऐसी इसी प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं ना, ऑब्जेक्ट टाइप। जी बिल्कुल, इससे ये सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है, परीक्षार्थी जब संख्या सबसे ज़्यादा हो तब। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए? ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए भाई, बताइए। शिक्षार्थी को उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या पढ़ाना है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान, या विद्यार्थियों की गलतियां या कमियां निकालना। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य होना क्या चाहिए, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मापना नहीं होगा, सीखने में होने वाली कमियों का यह निर्णय लेना कि क्या पढ़ाना है ये क्या, ये तो मूल्यांकन कोई उद्देश्य ही नहीं है। विद्यार्थियों को त्रुटियां गलतियां निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, उसे ऐसे प्रकार से तो निकालेंगे, लेकिन उसका अलग तरीका होगा अलग, लेकिन ये विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान, आपको पता होना चाहिए निदान। अच्छा, निदान का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले वो आपको चेक करता है, चेक करने के बाद बीमारी का पता लगाने के लिए वो कमी को ढूंढता है कि कमी है कहाँ, तो उस कमी को पकड़ता है पहले। तो कमी कैसे पकड़ता है, आपको वो रिपोर्ट लिखेगा जांच करवाने के लिए, पैथोलॉजी वगैरह भेजेगा, आपकी टेस्ट कराएगा कोई भी रिपोर्ट, है ना। और इस प्रकार से वो जब जांच आएगी तो जांच आने के बाद फिर वो उसका क्या करता है, ये तो हो गया निदान, ठीक है ना, यानी कमी का पता लगाना हो गया निदान। और उसके बाद उस कमी का फिर सही से इलाज करना, उस कमी को फिर जड़ से ख़त्म करना, ये होता है आपका उपचार। ये क्या होता है, उपचार, ठीक है ना, इसे कहते हैं उपचार। तो उपचार समझ में आ गया। पहले डॉक्टर क्या करता है, निदान करता है, डायग्नोस्ट करता है, उसके बाद फिर उसका उपचार करता है, ठीक है ना जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना। पहले उसकी कमी को तो पता लगाएंगे तभी तो उसका वो होगा ना, इसीलिए तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है? समावेशी शिक्षा, सामाजिक प्रक्रिया, संस्था रहित, समानता क्रिया, या प्रक्रिया कक्षा शिक्षा। 16 नंबर जी, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है जी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को गलत हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल दिमाग को अलर्ट करके कीजिए। जी सीटेट बिल्कुल अभी पोस्टपोन हो गया है, आने वाला है टेस्ट सीटेट, उसकी डेट आ जाएगी जी। संस्था रहित शिक्षा, संस्था रहित शिक्षा इसका बिल्कुल आंसर जिन्होंने दिया है, बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है संस्था रहित शिक्षा। क्यों है इसका, मैं सुन लीजिए जरा। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है, समावेशी शिक्षा का, संस्था रहित शिक्षा जो होती है, संस्था रहित शिक्षा समावेशी शिक्षा की क्या है, प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का एक समान शिक्षा प्रदान की, सभी वर्ग, कोई किसी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उन्हें क्या कही जाती है, समान शिक्षा दी जाती है।
आपने देखो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर बनने वाले हो, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जाती है? नहीं दी जाती ना, सभी को समान शिक्षा दी जाती है ना। इसी प्रकार से किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संस्था रहित शिक्षा को इसलिए समावेशी शिक्षा की क्या माना जाता है? प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है ना। कोई समाज का कोई भी वर्ग या समूह स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी एक समान शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसका आंसर संस्था रहित शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब जाके आंसर आप सही कर पाओगे। जी, अगला क्वेश्चन है, भाषा और संप्रेषण अधिगम सशक्तता को निम्न में से क्या कहा गया है? ध्यान से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, देख लीजिए ये आंसर। डिस्ग्राफिया, अलेक्शिया, अफेजिया, डिस्थीमिया। आंसर जी बिल्कुल, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता वाला बात हो रही है, अशक्तता की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, अशक्तता की बात है। भाषा संप्रेषण में अधिगम, भाषा संप्रेषण अधिगम अशक्तता क्या कहलाती है? जी बिल्कुल, आंसर सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, अफेजा। अफेजा, अफेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण अधिगम अशक्तता, ये संप्रेषण में जिसको समस्या आती है वो अफेजा कहलाता है। इसमें बालक भाषा और संप्रेषण संबंधित समस्याओं से ग्रसित रहता है, ठीक है ना। वह भाषा को सही ढंग से समझ नहीं पाता, क्या नहीं कर पाता? वो समझ नहीं पाता, अपनी भाषा को समझ नहीं पाता और ना ही भाषा का सही उच्चारण कर पाता है, ठीक है ना। बोलने में भी उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ऐसे बालकों को संप्रेषण संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता? विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आएगा, देखिए। दृष्टि दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र, मानसिक दोषयुक्त छात्र या वाणी दोषयुक्त छात्र। जी, आंसर जल्दी फटाफट से दीजिए। जी बिल्कुल, मानसिक दोषयुक्त छात्र आपका विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों, मानसिक दोषयुक्त छात्र जो होते हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आते, जबकि दृष्टि दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र और वाणी दोषयुक्त छात्र विकलांग छात्रों की या बालकों की श्रेणी में आते हैं। दृष्टि दोषयुक्त छात्र देखने में अक्षम होते हैं, श्रवण दोषयुक्त छात्र सुनने में तथा वाणी दोषयुक्त छात्र बोलने में अक्षम होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जी, 19 नंबर का क्वेश्चन है हेलिंगबर्थ वाला। जी बिल्कुल, हेलिंगबर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए? बताइए। हेलिंगबर्थ, आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, जीवन गाथाओं का अध्ययन, विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण या उपरोक्त में से सभी। जल्दी आपका आंसर, आंसर दीजिए। जी, आपका आंसर जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी है। हेलिंगबर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए आधुनिक भाषाओं का क्या किया था? अध्ययन किया था, जीवन गाथाओं का अध्ययन किया था, विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण, संबंधित विषय वस्तु को कार्यक्रम में शामिल करने की भी संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, ए। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? सृजनात्मकता की बात हो रही है, बिल्कुल दिमाग में अलर्ट हो जाइए, एक शब्द सुनकर सृजनात्मकता शब्द देखकर ही, इस वर्ड को पढ़कर ही आप अलर्ट हो जाइए कि पूछने वाला क्या है। सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण या उपरोक्त में से सभी? जी, डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए चित्र परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे परीक्षण तरीके को विशेष रूप से अपनाया जाता है। इन उपकरणों के माध्यम से बालक सीखता है और अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, इसका अध्ययन भी करता है और उन्हें अच्छी ढंग से भली भांति समझने की कोशिश करता है। इसलिए इन वस्तुओं में परिवर्तन करने की वह कोशिश करने लगता है, इसलिए वो सृजनात्मक बालक क्या होगा? जो कि एक अलग ढंग से सोचे, कुछ नया करने की कोशिश करे, वो सृजनात्मक बालक की श्रेणी में भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना या व्यवहार में परिवर्तन, ये किसका क्वेश्चन? जी, ये आपका आंसर दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन। जी, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस विद्वान का है? क्रो एंड क्रो, गेट्स, फ्रेंडसन और ए पॉल। बताइए। ये तो कथन वाले आपको बिल्कुल, इनके तो पढ़ना पड़ेंगे आपको, जो कोर्स दिए गए हैं सबको आपको बिल्कुल। जी,
गेट्स के, बिल्कुल सही है, गेट्स के अनुसार है ये आंसर, गेट्स के अनुसार बिल्कुल सही आंसर है। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स के अनुसार सीखना या व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किस विद्वान का है? गेट्स का। अगला क्वेश्चन, सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बंडूरा द्वारा किया गया था? प्रेक्षण से द्वारा सीखना या विवेचना विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा या प्रयोग विधि द्वारा? बताइए। आपको पता है बंडूरा जो सामाजिक सिद्धांत दिया था इन्होंने उस प्रकार का, जैसे बच्चों को फिल्म दिखाई थी, मूवी, दो प्रकार के बच्चे अलग अलग ग्रुप में बांटकर इन्होंने एक ही जैसी मूवी दिखाई थी, कुछ थोड़ा चेंज करके, तो कुछ ने उनका अनुकरण किया था। बोबो डॉल का भी उदाहरण आता है, बोबो डॉल जी, बेबी डॉल नहीं, बोबो डॉल जी जी हाँ। और हाइजन वाला भी है वो उदाहरण, जिसमें वो मेडिकल के दवाई चुरा ली थी उसने, उसके लिए जब उसके पास अति आवश्यकता थी तो बच्चों से पूछा गया था ये नैतिकता है या नहीं है, इस प्रकार से। जी बिल्कुल जी, जिनका आंसर आ रहा है ये आंसर, प्रेक्षण द्वारा सीखना बहुत सही है, क्योंकि देखकर ही तो सीखते थे बच्चे उसमें, है ना, जैसा सीख देखते थे वैसा अनुकरण करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण द्वारा सीखना, तो सही है। अगला है 23 क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पृष्ठपोषण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना या सामाजिक अंतःक्रिया? 23 जी, आंसर सामाजिक अंतःक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं? देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग होती है ना, उसमें देखिए पृष्ठपोषण होता है, बिल्कुल होता है, आप लोगों ने बनाई होगी, आप लोगों ने डी एड किया होगा, डी एल एड किया होगा, डी एल एड या बी एड जो भी किया होगा आप लोगों ने, तो आपने भी इस प्रकार की क्लासें की होंगी। पृष्ठपोषण होता है, पुनः शिक्षण भी होता है, पाठ योजना भी बनाई जाती है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया इसमें सूक्ष्म शिक्षण में नहीं होती, शामिल नहीं होता है। अगला है मैजिक लैंटर्न। देखिए कल भी क्वेश्चन आया था मैजिक लैंटर्न, बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए, कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैजिक लैंटर्न वाला आया था। मैजिक लैंटर्न किस, इसकी मैंने व्याख्या भी की थी पूरी, किस प्रकार से क्या होती है मैजिक लैंटर्न, और सबसे पहले इसके मैजिक लैंटर्न में किसका प्रयोग किया गया था? मोमबत्ती का, मैंने आपको बताया भी था। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री संबंधित है? दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य, व्याख्या या प्रश्न प्रणाली? बताइए। जी बिल्कुल, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो बिल्कुल आंसर दे देंगे इसका। जी बिल्कुल, ए मैजिक, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, बिल्कुल सही आंसर, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है जी 25 क्वेश्चन है, रुचि आदत या सामुदायिक किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं? जन्मजात, मनोवैज्ञानिक, अर्जित या स्वाभाविक? रुचि आदत और सामुदायिक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अलर्ट होके पढ़िए, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ना कि आपको इसमें पास होना पड़ रहे हैं, बल्कि आपको कई हज़ार छात्रों से कंपटीशन की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखना है। बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है, अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक, रुचि आदत और सामुदायिक अर्जित प्रेरक होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना, रुचि आदत और सामुदायिकता में परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका अर्जित प्रेरक बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल आंसर इसका सही है, अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, अपने जैसे कई सारे जब आपके मित्र हैं, दोस्त यार हैं, उनके सभी के पास शेयर कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, वो भी ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को सुचारू कर सकें। जी ऐसी हमारी ऐसी बहुत सारी माताएं बहन हैं जो कि कोचिंग नहीं जा सकती हैं, घर पर ही इससे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे क्वेश्चन ऐसी प्रकार से आते हैं, लेवल भी यही होता है। बिल्कुल देखिए, विद्यालय में अभ्यर्थी को कैसे अभिप्रेत करना सही है, उचित है? बताइए। चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? जी पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल करिए, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल से मिल जाएगा आपको, पीताम्बरा एजुकेशन। जी बिल्कुल, विद्यालय में जी आंसर दीजिए 26 का, बिल्कुल डी आंसर सही है। सस्वर अधिगम द्वारा विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेत करना उचित है? तो वो हो जाएगा सस्वर द्वारा अधिगम। क्यों? क्योंकि
इसके सस्वर अधिगम द्वारा प्रेरित करना बिल्कुल सही माना जाता है। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता का उचित विकास होता है। ठीक है ना, इसमें रचनात्मकता क्या उचित विकास हो जाता है। और गहन अध्ययन, चयनित अध्ययन, प्रासंगिक अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित नहीं है। सस्वर अधिगम के माध्यम से बालकों को अधिगम क्षमता का विकास तेजी से भी होता है। ठीक, एक अगला क्वेश्चन है 26। बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आप लोग क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन मैं पर डे आप लोगों से डिस्कस करता हूँ उसमें से आपका स्कोर कितना रहा, ये इसको ज़रूर बताइए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बताकर बिल्कुल जाना कि आप लोगों के आंसर कितने सही हुए हैं, आप कितने, आपकी मजबूत तैयारी है, इसका भी पता चले। निम्नलिखित में से क्या है कि कमेंट करने से ये होता है कि अन्य जो भी और दूसरे जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी अपने अपने आंसर के जो नंबर लिख कर भेजते हैं कि किसका कितने सही हुए हैं। तो इससे आकलन होता है, आप लोगों को स्वयं सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो आप लोग कि मैं कितना मैंने गेन किया है, अगले जिस भैया बहन ने या फिर आपके दोस्तों ने, मित्रों ने कितने गेन किए हैं, आप लोग किस प्रकार से तैयारी चल रही है, इसलिए आप लोगों के कमेंट जरूरी है जी। लाइक एंड शेयर जरूर करें निम्नलिखित में से और बेल आइकन दबा लें, इससे कि आपको हर रोज़ आपके जो नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन से संवेग के प्रकार हैं, ठीक है ना, निम्नलिखित कौन से संवेग के प्रकार हैं, भय, भूख, करुणा, ये सभी। देखिए संवेग, संवेग तो सभी हैं, बिल्कुल सही है, ये तो देख कर ही आना चाहिए भाई आंसर। ये इस प्रकार से आंसर छोड़ोगे भाई तो कैसे काम चलेगा, है ना। हाँ देखिए मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ। भय करुणा वाला, भय करुणा भूख संवेग के प्रकार हैं, है ना। अपनी भावनाओं संवेगों को समझना और उसका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ है। व्यक्ति अपनी भावनात्मक समझ का उपयोग करने सामने वाले व्यक्ति से अधिक प्रभावी तरीके से संवाद कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्किनर महोदय का। बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है, देख लीजिए आप कभी भी सी टेट हो या फिर कोई भी टेट हो, ये स्किनर वगैरह इनके क्वेश्चन तो बड़े फेमस हैं और आना ही है इनको, ये समझ लीजिए आप, इनको पढ़ के रखिए बिल्कुल। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, साधारणतक अनुबंध, संयोजन अनुबंध, सक्रिय अनुबंध या फिर अभिप्रेरणा का अनुबंध, बताइए स्किनर के। जी जी बिल्कुल ये नंबर को सही है, साधनात्मक अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध कोई आना चाहिए आंसर तो यार उनके, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस। साधनात्मक अनुबंध ये बिल्कुल सही है। साधनात्मक अनुबंध क्या है, स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को ही, देखिए सुनिए ध्यान से बिल्कुल, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को ही साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ना। स्किनर कौन थे, कहाँ के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के थे स्किनर महोदय, अमेरिका के थे। बिल्कुल इनके बारे में जानकारी होना बिल्कुल अति आवश्यक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, ये बहुत फेमस है। और इन्होंने क्या है, मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने व्यवहारवादी लेखक भी थे, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक भी थे। स्किनर के अनुसार अनुक्रिया अनुबंध दो प्रकार से होती है, उद्दीपक अनुबंध और अनुक्रिया अनुबंध, ठीक है ना। स्किनर ने प्रयोग किस पर किए थे, आप बताइए जरा ध्यान से, स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे, जी बताइए सोचकर जल्दी फटाफट से कमेंट कीजिए। स्किनर ने अपने प्रयोग जी चूहे पर और बताइए, हाँ कबूतर पर, कबूतर पर, चूहे और कबूतर पर किए थे, बिल्कुल सही आंसर है 29 क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन है, ये है मैकडोनाल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग हैं, 2, 4, 3, 5, बताइए जी 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 बताइए बिल्कुल। हाँ 4 आंसर बिल्कुल सही है, जिनका 4 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। मैकडोनाल्ड के अनुसार, मैकडोनाल्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 प्रमुख भाग हैं। अभी भाग देखिए बिल्कुल भाग 4 भाग हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है 4 भाग जी, मैं वही बताने वाला हूँ। 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला है पाठ्यक्रम, पहला हो गया पाठ्यक्रम, ठीक है ना, पाठ्यक्रम। दूसरा है अनुदेशन, अनुदेशन, दूसरा अनुदेशन। तीसरा नंबर का है आपका पाठ्यक्रम है पहला, हाँ बिल्कुल, दूसरा अनुदेशन है, और तीसरा है शिक्षण, तीसरा हो जाएगा आपका शिक्षण, और चौथा हो जाएगा आपका अधिगम, अधिगम। इस प्रकार से मैकडोनाल्ड के अनुसार विवरण अधिगम के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। आपको चारों के नाम मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन
30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जी, संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? जी बिल्कुल, इसका सामाजिक बंधन बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास, जिज्ञासा, आत्मगौरव, शिक्षा, उत्थान, ये नहीं बल्कि सामाजिक बंधन हुए संज्ञानात्मक विकास के लिए। संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्वों में सामाजिक बंधन प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ये अध्ययन क्षेत्र होता है, जिसमें बालक के द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलू पर भी क्या करते हैं, अपन ध्यान को केंद्रित किया जाता है। संज्ञान से मतलब क्या है? मन की उन अंदर की प्रक्रियाओं और उत्पादों से होता है जिनसे बालक जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ता है। यदि बालक में जिज्ञासा नहीं है ना, तो वो सीखेगा भी नहीं भाई। आपको पता होना चाहिए, जिस काम के लिए जिज्ञासा है ना, वो काम जल्दी सिखा जाता है। जिज्ञासा तो आप में, हम में, सभी में होना चाहिए। जिज्ञासा, जिसमें जितनी जिज्ञासा है वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? ग्रो करेगा, प्रगति करेगा। जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। एजुकेशन अपना वही चैनल है, पीतम्बरा एजुकेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।